गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। बॉलीवुड दास्तान के आज के इस खास एपिसोड में हम जिक्र करेंगे सिनेमा के उस सुनहरे दौर की, एक ऐसी शख्सियत का जिसके चेहरे की चमक ने 50 से 70 के दशक के बीच करोड़ों दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां। उनकी सुंदरता का आलम ये था कि लोग उन्हें कुदरत का करिश्मा कहते थे। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। और उनकी अदाकारी में वो गहराई थी कि बड़े से बड़े दिग्गज अभिनेता भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए कतार में खड़े रहते थे। नैन खोए खोए तेरे दिल में भी कुछ खोए रे, प्यार ये नहीं तो और क्या है। उस दौर में ये माना जाता था कि अगर किसी हीरो की डूबती नैया पार लगानी हो या किसी फिल्म को कामयाबी की गारंटी देनी हो तो बस इनका नाम ही काफी था। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे। बड़ी बड़ी बोलती आंखों वाली इस अभिनेत्री को बॉलीवुड की पहली फैशन क्वीन कहा जाता है। गाना बजाए बंसरी और वाले बजाए मंजीरे, वो गोपियां नाचे ठुमक। उनकी फैशन सेंस ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उनकी खूबसूरती का आलम ये था कि उनके एक दीदार के लिए घंटों इंतजार करना लोगों की इबादत बन चुका था। दिन आए प्यारे प्यारे बरसात के, चोरी चोरी किसी से मुलाकात के। और उस समय की जानी मानी सिने मैगजीन ने एक पोल में इन्हें बॉलीवुड के सबसे सुंदर अभिनेत्री बताया था। इतनी हसीन कि सौंदर्य की देवी कही जाने वाली मधुबाला को भी पीछे छोड़ दिया था। पर क्या आप जानते हैं, आज की सुपरस्टार अभिनेत्री की ये नानी लगती हैं और बॉलीवुड में उनकी जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिलीप कुमार उनके बहुत बड़े फैन थे? क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने 2 शादियां की, फिर भी कोई औलाद नहीं हुई और पूरी जिंदगी तन्हा ही गुजार दी। देख अकेला हमें घेर लिया हमने, जब फूल खिले। दोस्तों, क्या आपको पता है बेशुमार दौलत होने के बावजूद आखिरी समय में ये इतनी गरीब कैसे हो गई? रिश्तेदारों ने घर से इन्हें निकाल दिया था और मरकर 3 दिन तक अपने बंगले में पड़ी रहीं। जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम तो है खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम, दुनिया सुख जो भी चाहो। तो कौन थी ये अभिनेत्री, कहां से आई थी, कैसे थी उनकी निजी जिंदगी, उन्हें बदनसीब अभिनेत्री क्यों कहा जाता है? आखिरी समय में कोई साथ क्यों नहीं था, बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस दास्तान में। नमस्कार, आदाब। बॉलीवुड दास्तान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने पर मजबूर हूँ, मेरा दिल तोड़ने पर मजबूर, मुझे प्यार के शोले में तड़पता देखने पर मजबूर। कहते हैं कि बॉलीवुड को फैशन से रूबरू उन्होंने ही कराया था। उस जमाने की अभिनेत्रियां जब सिर्फ साड़ियों में नजर आती थीं, तब ये अभिनेत्री वेस्टर्न गाउन और स्विम सूट पहनकर पर्दे पर जलवे बिखेर रही थी। जी हाँ, अब बात कर रहे हैं नलिनी जयवंत की। इनका स्टाइल ऐसा जबरदस्त था कि 1951 में मशहूर विदेशी मैगजीन लाइफ ने भी इनका खास फोटो शूट किया था। घायल हिरनिया मैं बन डोलूं, किसका लगा बान, किसका। सच
सच तो ये है कि फिल्मों में जो बोल्ड और मॉडर्न लुक आज हम देखते हैं, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। इन्हें देखकर ही उस वक्त की बाकी हीरोइनों को समझ आया कि आखिर असली फैशन होता क्या है। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। नलिनी जयवंत सिर्फ स्टाइल के मामले में ही आगे नहीं थी, बल्कि एक्टिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं था। वो अपने दौर की सबसे नेचुरल और दमदार अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। ए आदमी, ए, अरे गाड़ी रोको, कैसा आदमी है ये? खुद महान अभिनेता दिलीप कुमार भी उनके हुनर के कायल थे और उन्हें उस जमाने की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस मानते थे। दिलीप कुमार का कहना था कि नलिनी की आंखों में जो गहराई थी और जिस तरह से वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव से सब कुछ कह देती थी, वो वाकई कमाल था। लिली, मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे खत की नकल चाहिए। उन्होंने अभिनय को इतना सहज बना दिया था कि पर्दे पर वो एक्टिंग नहीं बल्कि हकीकत लगती थी। तो दोस्तों, आज की महफिल सजी है इसी हसीन अदाकारा के लिए, जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। तुमने राज के सामने कल मेरी बेइज्जती की, मैं उनको मुंह नहीं दिखा सकती। चकाचौंध से भरी हुई मगर उतने ही दर्दनाक। आज हम टटोलेंगे उनकी जिंदगी के वो पन्ने जिनमें एक तरफ बेमिसाल खूबसूरती और शोहरत का आसमान था, तो दूसरी तरफ तन्हाई का गहरा समंदर। हम बुज़दिलों की तरह पैसा देकर जान नहीं बचाएंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। अगर हमारी जानें चली गई तो क्या, कम से कम इस इलाके में हमारी बहादुरी की दास्तान तो रह जाएगी। दुख, हंसी, ग्लैमर और फिर एक ऐसी खौफनाक मौत जिसकी दास्तान सुनकर रूह कांप जाए। दिल का दर्द ना जाने दुनिया जाने दिल तड़पाना। एक ऐसी शख्सियत जिसने पर्दे पर तो फैशन से आग लगा दी, लेकिन खुद गुमनामी के अंधेरों में कहीं राख हो गई। नमस्कार दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं बॉलीवुड दास्तान। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के किरगाम इलाके के एक बेहद रईस और संस्कारी मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दादा साहेब जयवंत शहर के एक प्रतिष्ठित और ऊंचे रसूख वाले व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां एक कला प्रेमी महिला थी, जिन्होंने नलिनी को बचपन से ही संगीत और कथक नृत्य की बारीकियों से रूबरू कराया। उस दौर के रईस परिवारों की तरह नलिनी का रहन सहन काफी एलीट था। उनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई के मशहूर और बेहद महंगे अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में हुई। वो पढ़ाई में इतनी होनहार थी कि उन्होंने उस दौर में मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी, जो 1930 के दशक में लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अरे बोल तो हुआ क्या? रास्ते में एक औरत बीमार पड़ी थी बेचारी, मैं नहीं पहुंचा, मर जाती बेचारी। मैंने उसे दूध पिलाया, उसे होश आ गया। नलिनी न केवल अपनी मातृभाषा मराठी बल्कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में भी माहिर थी, जो उन्हें व्यक्तित्व को बाकी हीरोइनों से भी कहीं ज्यादा आधुनिक बनाता था। तो फिर क्यों ना कहूँ मुझसे मेरी तस्वीर अच्छी है। अरे न वाह वाह, न कोई दाद, न कोई तारीफ। मालूम होता है शायरी आप जरा कम समझते हैं। वो आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और एक शिक्षित महिला के तौर पर अपना भविष्य देख रही थी, लेकिन 14 साल की उम्र में मिली एक फिल्म की पेशकश ने उनकी किताबों की जगह हाथ में कैमरे की लाइट और चमक धमक भर दी। नलिनी जयवंत के बचपन की बात करें
तो वो शुरू से ही किसी परी जैसी सुंदर थी। उनके तीखे नैन नक्श और गजब की चमक देखकर लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की एक दिन बहुत नाम कमाएगी। चूंकि परिवार काफी रईस और बड़ा था, तो नलिनी अक्सर मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टीज और सोशल फंक्शंस में अपने माता पिता के साथ जाया करती थी। इन्हीं महफिलों में वो अपनी चचेरी बहन शोभना समर्थ यानी जो काजोल की नानी थी, उन्हें बड़े गौर से देखती थी। शोभना उस वक्त तक फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी थी और नलिनी के मन में भी कहीं न कहीं फिल्मों की वो चकाचौंध अपना घर कर रही थी। एक नजर जाने तमन्ना देख इधर, एक नजर। लेकिन इस ख्वाब और नलिनी के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। उनके पिता दादा साहेब जयवंत, वो स्वभाव के बड़े सख्त थे और अपनी लाडली बेटी के लिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। वो चाहते थे कि नलिनी बस अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करे, घर के संस्कार सीखे और एक संस्कारी घरेलू लड़की बने। उनके लिए फिल्मों की दुनिया एक ऐसी जगह थी जिससे वो अपने परिवार को कोसों दूर रखना चाहते थे। लेकिन मैं कमला का बाप हूँ, समझे आप, उसका दुश्मन नहीं। पर कहते हैं ना कि किस्मत जब किसी को चुन लेती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नलिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस्मत का खेल देखिए। जिस फिल्मी दुनिया से नलिनी के पिता उन्हें बचाकर रखना चाहते थे, वही दुनिया उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। कि वो बेचारी तो अपना ऐश, अपना आराम, अपनी जिंदगी सब कुछ तुझ पर निछावर कर दे, और तू एक इंच भी अपने उसूल से हटने के लिए तैयार नहीं। साल 1941 की बात है। एक पारिवारिक समारोह में नलिनी अपने माता पिता के साथ गई हुई थी। उसी महफिल में मौजूद थे उस दौर के मशहूर डायरेक्टर चिमन भाई देसाई। चिमन भाई उन दिनों अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए एक ऐसी नई लड़की ढूंढ रहे थे जिसके चेहरे पर मासूमियत हो और एक अलग तरह की कशिश भी हो। मेरे फूलों में छिपी है जवानी, मेरे फूलों में छिपी है जवानी। जैसे ही उनकी नजर भीड़ के बीच खड़ी नलिनी पर पड़ी, वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें अपनी फिल्म की राधिका मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत नलिनी के पिता से बात की और उनके सामने फिल्म का ऑफर रख दिया। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, ये सुनते ही दादा साहेब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दो टुक जवाब दे दिया, मेरे खानदान की बेटियां नाचने गाने का काम नहीं करेंगी। चिमन भाई भी पक्के खिलाड़ी थे। वो जानते थे कि नलिनी जैसा चेहरा बार बार नहीं मिलता। उन्होंने हार नहीं मानी और कई दिनों तक नलिनी के पिता के चक्कर लगाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये उस दौर की सबसे बड़े और इज्जतदार बैनर नेशनल स्टूडियो की फिल्म है और शूटिंग के दौरान नलिनी की पढ़ाई और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आखिरकार बेटी की जिद और चिमन भाई की बातों के आगे पिता की सख्ती हार गई। अजीब हो तुम, वैसे तो बड़े शौकीन दिखते हो। रंग बिरंगे टुकड़े जोड़कर कोट सिलवाया, पर है लॉर्ड कॉलर का। क्या काम करते हो? एक शर्त रखी गई कि नलिनी की मैट्रिक की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। बस यहीं से नलिनी जयवंत का सफर शुरू हुआ। महज 14 से 15 साल की एक स्कूली छात्रा, जिसके हाथों में कल तक किताबें हुआ करती थी, अब वो भारी भरकम कैमरों और लाइटों के बीच खड़ी थी। बेचैन तन्हाइयाँ लेती है अंगड़ाइयाँ, हल्की सी शहनाइयाँ बजती है जाने कहाँ। फिल्म राधिका की शूटिंग जब शुरू हुई तो नलिनी के लिए ये सब किसी दूसरी दुनिया जैसा था। एक तरफ स्कूल की किताबें थी,
और दूसरी तरफ लाइट, कैमरा और एक्शन। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि फिल्म में नलिनी को कुछ गाने भी गाने थे। उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग का चलन आज जैसा नहीं था। इनकार तो हो, एक आह निकले तोड़ के दिल, नगमा न सही झंकार तो हो। हीरोइन को खुद गाना पड़ता था। 14 साल की नलिनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ सेट पर घंटों रियाज करती थी ताकि उनके आवाज में वो परिपक्वता दिखे। शुरुआत में वो इतनी घबराई हुई थी कि सेट पर अपने पिता को ढूंढती रहती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता उनकी वो मशहूर पावरफुल आंखें अपना जादू बिखेरने लगती थीं। फिल्म के सेट पर उनके सादगी और सीखने की ललक ने सबको हैरान कर दिया था। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। फिर आया वो दिन जब फिल्म सिनेमा घरों में लगी। 1941 में जब राधिका रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हलचल मचा दी। उस जमाने के हिसाब से फिल्म को शानदार कामयाबी मिली। लोग इस नई लड़की की खूबसूरती के तो दीवाने हुए ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि एक रईस और पढ़े लिखे खानदान की लड़की ने स्क्रीन पर इतनी सहजता से एक्टिंग की है। मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा दिया डोले, कोई आ रहा है। राधिका की सफलता ने रातों रात नलिनी को स्टार बना दिया। फिल्म फेयर और उस दौर की फिल्मी पत्रिकाओं में उनकी चर्चा होने लगी। प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के बाहर लगने लगी। मेहरबानी करके आप भापने की कोशिश भी न कीजिए, जैसा मैंने कहा उनसे कहती। इससे एक फिल्म ने साबित कर दिया कि नलिनी जयवंत कोई वन फिल्म वंडर नहीं है, बल्कि वो बॉलीवुड पर राज करने आई हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था, और वो मोड़ आया साल 1950 में। न जाने ये आप क्या सुना रहे हैं, मैं नहीं मान सकती। आप मुझे ले चलिए उनके पास। इसी साल नलिनी की मुलाकात हुई उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार से। कहते हैं कि जब फिल्म समाधि के सेट पर ये दोनों पहली बार मिले तो कैमरे के सामने एक ऐसी बिजली कौंधी जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। आपकी मेरी मुलाकात हमेशा इत्तेफाकी हुआ करती। वहाँ मेरा टाउन हॉल में हार खरीदना और आपका वहाँ ताली बजाना, फिर मेरा ट्रेनिंग कैंप में जाना, वहाँ भी आपका चले आना। फिल्म समाधि में नलिनी ने एक जासूस का किरदार निभाया था और उनका गाना गोरे गोरे ओ बाके छोरे इतना जबरदस्त हिट हुआ कि आज भी लोग उस पर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की जोड़ी को पर्दे पर इतना पसंद किया गया कि उस दौर की सबसे सफल और हॉट जोड़ी बन गई। सोते सोते आप मोहिनी को प्यारे प्यारे कह रहे थे, मैंने सुन लिया। इन दोनों ने एक के बाद एक कई फिल्में की, जैसे संग्राम और काफिला। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी कि फिल्मी गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे सरेआम होने लगे। लोग कहने लगे थे कि नलिनी की उन गहरी आंखों का जादू सिर्फ दर्शकों पर ही नहीं बल्कि खुद दादा मुनि पर भी चल गया है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस जमाने में जब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने में भी शर्माते थे। आपके घर में और कौन कौन? मेरे घर में सभी हैं, माता पिता भाई बहन। और नलिनी और अशोक कुमार की ऑन स्क्रीन नजदीकियों ने सेंसर बोर्ड और समाज दोनों में खलबली मचा दी थी, लेकिन नलिनी बेपरवाह थी। वो अपनी शर्तों पर जी रही थी और अपनी एक्टिंग से कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही थी। तुम तो रात को बाहर नहीं चले गए थे, फिर यहाँ ऊपर कैसे आ गए? नलिनी जयवंत का करियर सिर्फ हिट फिल्मों की गिनती भर नहीं था, बल्कि ये बॉलीवुड के उस दौर की दास्तान थी जहां वो अकेली ऐसी अदाकारा थी जो हर बड़े सुपरस्टार पर भारी पड़ती थी। राधिका की कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और करीब 60 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। क्या कहता
पागल ओ मिस्टर बेंजो, इशारा तो समझो। जब नलिनी फिल्म शिकस्त के सेट पर दिलीप कुमार के सामने खड़ी हुई तो खुद ट्रेजेडी किंग उनकी आंखों की गहराई देखकर दंग रह गए। दिलीप साहब अक्सर कहते थे कि नलिनी के साथ सीन करते वक्त बहुत संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी आंखें बिना बोले ही इतना कुछ कह जाती हैं कि सामने वाला अपनी लाइनें भूल सकता है। और कोई रोकेगा भी क्यों? हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, ताकि इन किसानों के दिमाग ठिकाने आ जाए। नलिनी का यही अंदाज उन्हें बाकी हीरोइनों से अलग बनाता था। जहां उस दौर की अभिनेत्रियां सिर्फ रोने धोने वाले किरदारों तक सीमित थी, तो वहीं नलिनी ने जासूस और ग्रे शेड्स वाले साहसी रोल चुनकर सबको चौंका दिया। मुन्ना की है ना? हाँ। और मुन्ना की जान किसने बचाई? किसने बचाई? राम बाबू। हाँ, वो भगवान है। और ये भी सुन लो मौसी, मैं राम बाबू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूँ। नलिनी के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो बहुत ही प्रोफेशनल थी। उस दौर में अक्सर शूटिंग घंटों लेट शुरू होती थी, लेकिन नलिनी समय की बहुत पाबंद थी। फिल्म मुनी मजी की शूटिंग के दौरान का किस्सा है कि वो सेट पर तब भी पहुंच जाती थी जब लाइटमैन भी नहीं आए होते थे। वो अपनी वैनिटी में बैठकर अपनी लाइंस याद नहीं करती थी, बल्कि सेट पर बैठकर माहौल को महसूस करती थी ताकि शॉट नेचुरल लगे। चोर बनकर मुझसे मिले, मोहब्बत जताई, इस भेष की आड़ में छिपकर मुझे अपनी मोहब्बत की आग में जलते देखा और मेरी मजबूरी पर हंसा की। नलिनी ने उस दौर के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन राज कपूर के साथ उनकी कोई बड़ी फिल्म नहीं बन पाई। हालांकि राज साहब उनके अदाकारी के बड़े मुरीद थे। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। ये तो रही फिल्मों की बात। अब बात कर लेते हैं उनके निजी जीवन की। नलिनी जयवंत की जिंदगी किसी ऊंचे पहाड़ से सीधे गहरी खाई में गिरने जैसी रही। पर्दे पर सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाली इस अदाकारा की अपनी निजी दुनिया बहुत उलझी हुई और तन्हाई से भरी थी। नलिनी की जिंदगी में प्यार और शादी के दो बड़े मोड़ आए, लेकिन अफसोस कि दोनों ही उन्हें वो सुकून नहीं दे पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी पहली शादी साल 1940 के दशक के आखिर में मशहूर डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से हुई थी। वीरेंद्र वही शख्स थे जिन्होंने नलिनी को फिल्मों में ब्रेक दिलाने वाले चिमन भाई देसाई के बेटे थे। कौन छुएगा उसकी परछाई रे, जिसको बचाने वाला साईं, सुनो रे। लेकिन ये शादी किसी कच्चे धागे की तरह निकली और जल्द ही टूट गई। कहते हैं कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि नलिनी ने इस रिश्ते से बाहर निकलना बेहतर समझा। जीवन के सफर में राही। पहली शादी टूटने के बाद नलिनी के जीवन में आए अभिनेता प्रभु दयाल। प्रभु दयाल के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। साल 1960 में इन दोनों ने शादी कर ली। दुल्हन की तरह आज मैं बंधन चली, किधर झुकी जाए नजर। नलिनी को लगा था कि शायद अब उनकी जिंदगी की तन्हाई खत्म हो जाएगी। प्रभु दयाल के साथ उनका रिश्ता काफी लंबा चला, लेकिन विडंबना देखिए कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उनकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई। गगन झनझना रहा, पवन सनसना रहा। नलिनी ने कभी माँ बनने का सुख नहीं भोगा और शायद यही खालीपन उनके भीतर कहीं गहरे तक घर कर गया। वक्त का पहिया घूमा और साल 2001 में एक ऐसा वक्त आया जिसने नलिनी को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। लेकिन तुम माँ नहीं हो। अगर तुम माँ होती तो इस बेसहारा मासूम कली को मुरझाने के लिए नहीं छोड़ जाती। उनके पति प्रभु दयाल इस दुनिया को अलविदा कह गए। पति की मौत के बाद नलिनी जयवंत एकदम अकेली पड़ गईं। जिस औरत ने कभी अपनी अदाओं से पूरी दुनिया को दीवाना बनाया था, वो मुंबई के यूनियन पार्क वाले अपने बंगले में खुद को कैद कर बैठी। कोई दान तो नहीं किया है, रुपया भी लूंगी, ब्याज भी लूंगी और बेगार भी सर तोड़ के लूंगी।
उन्होंने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों और करीबियों से भी मिलना बंद कर दिया। वो अपने पति की यादों और अकेलेपन के साथ उस बड़े से बंगले में रहने लगी, जहाँ सन्नाटे के सिवा और कुछ भी नहीं बचा। हे भगवान, अगर ऐसा ही करना था तो मुझे माँ बनाया ही क्यों? पति की मौत के बाद नलिनी जयवंत ने खुद को उस आलीशान बंगले में कैद तो कर लिया, लेकिन उनके इस अकेलेपन के साथ एक और कड़वा सच जुड़ गया। फिल्मी गलियारों में ये चर्चा आम थी कि आखिरी समय में वो न केवल मानसिक बल्कि आर्थिक तंगी के साए में भी जी रही थी। और मैंने इसे जिंदगी दी है। इसकी जिंदगी के लिए मन्नतें मांगी। करोड़ों की संपत्ति और वो बड़ा बंगला होने के बावजूद उनके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और इलाज के लिए पैसों की भारी कमी हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी इस हालत को देखकर उनके रिश्तेदारों और करीबियों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ये दौर था जब उनके रसूख की वजह से लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जब उनके पास लुटाने के लिए दौलत नहीं रही और वो बीमार रहने लगी तो वही लोग उन्हें बोझ समझने लगे। दिसंबर साल 2010 में बीमारी की वजह से नलिनी ने अपने सोने कमरे में दम तोड़ दिया। मौत के बाद उनकी लाश 3 दिनों तक उसे बंद बंगले में पड़ी रही और किसी को पता तक नहीं चला। जब 3 दिन बीत गए और लाश से बदबू आने लगी, तब पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो फर्श पर नलिनी की सड़ी गली लाश पड़ी थी। शर्मनाक बात ये रही कि मौत के बाद भी कोई रिश्तेदार या फिल्मी हस्ती उनकी लाश लेने तक नहीं पहुंचा और आखिरकार पुलिस ने ही एक एम्बुलेंस बुलाई और लवारिसों की तरह उनका अंतिम संस्कार करवाया। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुपरस्टार का अंत इतना खौफनाक और तन्हा होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि नलिनी जयवंत को भारतीय सिनेमा की सबसे बदनसीब अभिनेत्री कहा जाता है, जिसने शोहरत के आसमान को छुआ तो सही, लेकिन मौत के वक्त उसे 2 कंधे तक नसीब नहीं हुए। दोस्तों, नलिनी जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी बेहतरीन फिल्मों और अपनी खूबसूरत अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नलिनी जयवंत की ये दर्दनाक कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड दास्तान को सब्सक्राइब करें।